प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को पकड़ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यानी कि आज की क्लास में केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पकड़ पूछा जाता है और उसको लेकर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो पूछ रहा है यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सबसे पहले यहां पे हमने कौन कौन से पॉइंट को पकड़ा है। तो सबसे पहले यहां पे समतल दर्पण का बात किया, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सबसे पहले देखेंगे दर्पण को, देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। उसके बाद दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के दर्पण होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समतल दर्पण पे, और समतल दर्पण के बाद हम लोग चलेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। इसके आंसर को देने से पहले आप लोग देख लो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहां पे दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिकना चमकीला सतह। ठीक है, चिकना और चमकीला सतह, दर्पण का हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन कर दे या प्रकाश के परावर्तन के सभी नियमों का पालन करता है, उस चिकने और चमकीले सतह को हम लोग क्या कहेंगे? नाम देंगे दर्पण। और दर्पण का एक हिस्सा रंगा होता है और दूसरे हिस्से में हम अपना चेहरा देखते हैं या प्रकाश का वो परावर्तन करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग आगे जो पॉइंट है हम लोग का, वो है दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पे तो हम बात करेंगे इसके आगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या फिर से आप लोग नोट कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। समतल दर्पण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहां पे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को देख लेते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा यहां पे हम जूम कर देते हैं। पहली देखिए, पहली विशेषता आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है विशेषता में? कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा नंबर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु के बराबर होगा, याद रखिएगा। समतल दर्पण में दर्पण जो है प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनता है इसका प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा नहीं होता है, बड़ा भी नहीं होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा या उल्टा? तो सीधा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि बाएं का दाएं और दाएं का बाएं यहां आपको दर्पण में दिखाई देगा। ऊपर जो है ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहां पे दाएं बाएं में फर्क होता है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर अगर आप अपना ये हाथ उठाओगे तो उधर वाला भी इंसान यही हाथ उठाएगा। ऐसा आपको लगेगा कि हमने ये दायां हाथ नहीं बायां हाथ उठाया है, लेफ्ट हैंड उठाया है, तो वो भी अपना राइट हैंड उठाया है, ऐसा प्रतीत होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे जो है वो सीधा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आगे है 5वां नंबर, प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी होता है, आभासी होता है, आभासी होता है, याद रखिएगा। और कैसा? उल्टा होता है कि सीधा होता है? तो सीधा होता है, लेकिन वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, आगे आते हैं 6 नंबर, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे यानी कि सामने होगा। इसीलिए हम इसमें कहते हैं वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो अब यहां पे हमने देख लिया कि वास्तविक यहां पे क्या हो रहा है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। तो यहां पे क्वेश्चन था हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। आभासी को क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको आप लोग लगा लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो है
क्या कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है। उससे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया कि परावर्तन के कोण को तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई प्रकाश है और वो अगर किसी सतह से टकराकर इस तरीके से रिटर्न आ रहा है, तो ये रिटर्न आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आइए इसके पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे टॉर्च से अगर किसी वस्तु पे टॉर्च जलाते हैं, तो जो प्रकाश की किरण है वो अगर चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका पूर्णतः परावर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका परावर्तन होगा, यानी कि ये जो किरण है ये आपतित किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो आपतित किरण लिख लीजिएगा, आपतित किरण। उसके बाद यहां पे जो लौट के जा रही है ये हो जाएगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद यहां पे ये जो है ये हो जाएगा आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये जो आपतन बिंदु पे लंब खींचा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? तो अभिलंब लिख लीजिएगा, अभिलंब। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं? तो आपतन कोण लिख लीजिएगा आप लोग, आपतन कोण। और जो ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या पूछा था उस चीज को देख लेते हैं। तो बोला था कि परावर्तन का कोण होता है, तो जो परावर्तित किरण है और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब है उसके बीच बनता है कौन सा कोण? परावर्तन का कोण। कौन सा कोण? तो परावर्तन का कोण। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ये सभी को याद होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लेते हैं। लेकिन यहां से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम आखिर क्या होता है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो नोट कर लीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, आपतन होगा यहां पे। क्या होगा? आपतन। ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। तो प्रकाश की परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि हम आपको बता दें तो ये जो है ये आपतन कोण है जिसको हमने कोण आई से सूचित किया है, और ये क्या है? तो परावर्तन कोण कोण आर से, और ये कोण आई बराबर कोण आर। ये कौन कहता है? तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण के द्वारा, ठीक है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोला है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ कौन कौन सा पॉइंट देखेंगे। तो दर्पण में हम लोगों ने समतल दर्पण को तो देख लिया है तो उसका बात नहीं करेंगे। समतल दर्पण आप नोट कर लिए हैं, पीछे जस्ट हमने बताया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट अभी सीख लोगे इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए, तो ये आपके लिए काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बच्चों 2-3 घंटे का मेहनत है तब जाके ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण आखिर किसे कहते हैं। तो नोट कर लेना गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का डेफिनेशन आप लिखोगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। गोला तो होता है बच्चों, भरा हुआ भी होता है, लेकिन ये जो दर्पण बनाया जाता है किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। और आप लोग जानते हो कि दर्पण बनाने के लिए उसके एक सतह को रंग दिया जाता है और दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, यानी कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला रंगना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक गोला है
और इस गोले में से हमने ये वाला जो भाग है इसको हमने काट कर, देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये वाला भाग, इसको हमने काट कर निकाल लिया। तो ये हो गया एक पोर्शन और ये हो गया दूसरा पोर्शन। अगर मान लो कि इसमें से दर्पण बनाने के लिए हमको एक साइड रंगना होगा, तो इस वाले भाग में हमने क्या किया कि अंदर के भाग को रंग दिया। ठीक है, अंदर के भाग को रंग दिया और प्रकाश का जो परावर्तन होगा इसके इस भाग से होगा, यानी कि उभरे हुए भाग से होगा। तो ये कौन सा दर्पण होगा ये आप बताओ। अगर इस गोले के बाहर के हिस्से को हमने रंग दिया और अंदर के हिस्से से हम मुंह देखे अपना ऐसे, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा जिसका उभरा हुआ सतह रंगा हो और खोखला जो अंदर का भाग है, धसा हुआ भाग, वो प्रकाश का परावर्तन करे। ये कौन सा दर्पण होगा? जल्दी से आप कमेंट में बताओ। हम आगे इसके प्रकार को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार का गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। लिख लेना, ठीक है, एक एक चीज जरूरी है। आगे देखिए, अब हम आते हैं सबसे पहला नंबर अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण क्या होता है इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। क्या हो? तो परावर्तक सतह जो है वो धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है। हमने इसे अलग किया है किसी खोखले गोले से काटकर। तो किसी खोखले गोले में अगर हम लोग क्या करें, इसके बाहरी भाग को अगर हम लोग कलई कर देते हैं, रंग देते हैं, और इसके अंदर यानी कि धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसे हम लोग इस प्रकार के दर्पण को, या कह सकते हैं इस प्रकार के गोलीय दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का डेफिनेशन फिर से, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे ये हो गया अवतल दर्पण और इसकी बाहरी सतह को हम रंग दिए और प्रकाश के परावर्तन करने का काम कौन कर रहा है? तो इसके अंदर धसा हुआ जो भाग है वो कर रहा है। तो ये जो बनेगा वो बनेगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। अब यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम आपके लिए यहाँ पे ऊपर कर देते हैं ताकि आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे। नोट में क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नोट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अवतल दर्पण का दूसरा नाम। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण नोट करने वाला पॉइंट है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अभिसारी दर्पण आखिर इसे क्यों कहते हैं, क्या कारण है? अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या करे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? आप बताओ क्यों कहा जाता है? तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। देखिए अवतल दर्पण का काम क्या होता है, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर को लिखेंगे। तो यहां पे ये हमारा अवतल दर्पण कैसे बनता है, कैसे बनता है? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, इसके धंसा हुआ जो भाग होता है यही प्रकाश का परावर्तन करने का काम करता है। ठीक है, इसमें ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, अवतल दर्पण में ये हो गया मुख्य अक्ष। अगर मान लीजिए कि कोई इसके समानांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहां से जो प्रकाश की आपतित किरण है उसको ये एक बिंदु पे केंद्रित करता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण आती है तो उसे कहां से भेजता है? तो उसे ये इसी बिंदु से भेजता है। अगर मान लेते हैं कि नीचे भी कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो इस आपतित किरण का परावर्तन ये इसी बिंदु से करेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है? इन किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करने का काम कर रहा है। कौन सा? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है? तो जो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जाती है उसको अभिसरित करने का काम करता है। इसीलिए तो इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर किसी इंसान का नेचर हो चोरी करने का तो उसे हम लोग चोर कहेंगे। क्या कहेंगे? चोर कहेंगे। वैसे ही अवतल दर्पण का काम क्या होता है? उनके मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है और इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो यह क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो यहां पे लिखा गया है कि अवतल दर्पण के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, एक बिंदु पर जाके जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या अवतल दर्पण के प्रधान या मुख्य अक्ष कह सकते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने के बाद आप लोग ये फिगर बना लोगे। क्या करोगे? तो आप लोग ये फिगर को नोट कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं।
तो आगे आप लोग देखिए, आगे है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए यहां पे ये जो गोला का भाग है, इस गोले को भाग को अगर हम लोग अंदर से रंग देते हैं और बाहर का भाग क्या करें, प्रकाश का परावर्तन करने का काम करे, तो ये जो दर्पण बनेगा, ये दर्पण कौन सा दर्पण बनेगा? तो ये बनेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां पे देखिए आप लोग, ये जो है ये किसी गोले का भाग है, इसके अंदर के भाग को रंग दिया जाता है। ये जो गोलीय दर्पण है, इसके अंदर के भाग को अगर हम रंग देते हैं, इसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए भाग से होता है, तो ये क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। आगे आते हैं, तो आगे देखिए आप लोग, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। तो यहां पे देखिए आप लोग, उत्तल दर्पण की प्रधान अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण जो होता है, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। अब कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण कहा जाता है। लिख लेना एक एक पॉइंट। अब देखो यहां पे समझते हैं। ये मान लीजिए आपके सामने हमने बनाया उत्तल दर्पण। क्या बनाया? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ये हो गया उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब इसके समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है यहां से, तो इसका ये परावर्तन कर रहा है, तो ये इधर से निकल जा रहा है। फिर दूसरी जो किरण आई, इसको ये यहां से इधर भेज दिया। फिर नीचे से अगर कोई प्रकाश की किरण जा रहा है, तो उसको ये इधर भेज दे रहा है। फिर कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो इसे ऐसे भेज दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अपसरित करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? अपसरित, यानी कि फैलाने का काम कर रहा है। इस कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये नोट करने के बाद आप लोग ये वाला जो फिगर है, इस फिगर को बना लेना। ठीक है, इस फिगर को आप लोग, ये मुख्य अक्ष हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा कुछ पॉइंट है, नोट में करके आप लोग लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा, यही एक दर्पण है तीनों दर्पण में से। देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन तीनों दर्पण में से अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। अब आ जाएंगे उत्तल दर्पण के ऊपर। तो उत्तल दर्पण जो है वो केवल और केवल आभासी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण कैसा बनाता है? तो केवल आभासी, ये भी केवल आभासी, और उत्तल दर्पण भी केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये नोट कर लेना। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहां क्या था कि निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब एक ही बनाता है और वो है अवतल दर्पण। कौन है? तो ये है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताना, क्योंकि आपके लिए मेहनत ये हो रहा है, मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब? तो आप लोग जानते हो कि उत्तल के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है, समतल के द्वारा भी बनाया जाता है, और अवतल जो होता है दोनों प्रकार का बनाता है, यानी कि तीनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम यहां पे लगा सकते हैं कि उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा। अब देखिए यहां पे हम लोग को देखना होगा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, और इसके लिए हमें सारणी देखना होगा। जो ये सारणी है, इस सारणी को याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि अगर ध्रुव पर रखा रहे तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार यानी कि साइज कैसा होगा, इसके लिए जो टेबल है, और अवतल दर्पण के लिए जो टेबल है, इससे आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा और आप लोग देखोगे किस तरीके से इस पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? देखिए आभासी तो सारा चीज बनाता है, अवतल भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है। अब बोला है कि छोटा और आभासी,
छोटा और आभासी। तो यहां पे देखिए टेबल में आप लोग देखे हो कि दो कंडीशन में अवतल दर्पण में यहां पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन वो एक बन रहा था बड़ा और एक बन रहा था बराबर। ठीक है, एक बराबर और दूसरा बड़ा, छोटा नहीं बन रहा है। लेकिन यहां देखिए जो उत्तल दर्पण है इसमें तीनों कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनेगा और एक में यहां पे देखिए छोटा दिखाई दे दिया। तो यहां जो क्वेश्चन था वो पूछा है हमसे कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन, इसमें से ये जो क्वेश्चन है यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के द्वारा। तो टेबल कैसे याद करना है, क्यों जरूरी है, ये आपको मालूम चल गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। एक बिंदु स्रोत से, अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि यहां पे अवतल दर्पण को हम लोग बोल रहे थे अभिसारी। अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आके और वो एक बिंदु से गुजर रहा है, तो अगर हम जस्ट उल्टा कर दें, किसी प्रकाश की किरण को अगर इस बिंदु से भेजें तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क लगा देंगे यहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहां पे होगा, कहां पर स्थित होने से अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अवतल दर्पण के फोकस पर। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है और इसके लिए जरूरी है टेबल। इसके लिए क्या जरूरी है, तो टेबल को याद करना, इसके लिए टेबल याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग टेबल में चलते हैं। और कौन से टेबल में, तो अवतल दर्पण वाले में। फोकस पर कहां बनेगा, तो वस्तु कहां होगा, तब अनंत पर। वस्तु कहां होगा, देखिए टेबल में, देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। अनंत पर अगर वस्तु की स्थिति होता है तो फोकस पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है। इसके लिए फॉर्मूला F बराबर R/2, F बराबर R/2। और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है, बताइए। तो आप क्या लिख सकते हो कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वहां पे आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा, F बराबर R/2, F बराबर R/2। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, इसी पे F बराबर R/2 पे आंकिक प्रश्न कैसे पूछ सकता है आपसे, तो पूछेगा कि एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो बताएं उसका फोकस दूरी क्या होगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या दे दिया है, यानी कि R का मान दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, F बराबर R/2 और लिखेंगे F बराबर 40/2, यानी कि F का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में है। एक अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वस्तु की स्थिति कहां है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में है। कहां, तो फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, अगर फोकस, क्या बोला, फिर से नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच बोल रहा है। तो चलेंगे टेबल के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो आभासी, सीधा और बड़ा होगा। आभासी, सीधा और बड़ा होगा, आभासी, सीधा और बड़ा होगा। तो यहां पे देखिए, आभासी और बड़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, आभासी और बड़ा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। वस्तु की स्थिति कहां होती है, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ। किसी अवतल दर्पण द्वारा
आभासी प्रतिबिंब बनने का दो ही कंडीशन है, तो वो कौन सा कंडीशन है, या तो ध्रुव पर रहे या ध्रुव और फोकस के बीच में रहे। तो ध्रुव पर तो है नहीं, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। टेबल, इसके लिए टेबल जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के आगे जो लगा रहता है साइड मिरर, पीछे देखने के रूप में, वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन तीनों का उपयोग आप लोग खुद से लिखोगे और याद कर लोगे एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। आगे क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा, तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आगे चलते हैं। तो आगे है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो दर्पण हमेशा सीधा बन रहा है, तो वो होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, समतल और उत्तल, क्योंकि समतल और उत्तल दोनों ही दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है।